दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB थर्ड ईयर, सेम है आपका 6, कोड आपका 6001। कहीं पर ये 601 भी लिखा हुआ होता है। एक्ट आपका इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर कानूनों का कठोर अर्थान्वयन। अब एक बात और बता देता हूं, कमेंट आ रही है, अगर किसी स्टूडेंट का सेम अगर मैच नहीं करता है या कोड मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होना, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे SMS करके हमसे प्राप्त कर सकता है। और कोई डाउट है या कोई एनी क्वेश्चन है तो आप हमसे बात कर सकते हो व्हाट्सएप SMS करके। अब से पहले मैं आपके इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये ऑलरेडी करा चुका हूं। और ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आने की जो संभावना है 85% बनी रहती है। अक्सर ये 20 या 10 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब से पहले मैंने क्वेश्चन नंबर आपका 7 कराया था, सेम ऐसे ही था। वहां पर क्या था, दंड लगाकर था, दंड कानूनों का कठोर अर्थान्वयन। तो वहां पर क्या था, जैसे कोई विधि है, विधि अगर किसी प्रकार का दंड निर्धारण करती है और दंड में किसी भी प्रकार की, एक तो होता है दंड, दंड के साथ साथ अगर कोई वहां पर समा छूट है, ठीक है, या कोई राहत है दंड में, ठीक है, तो उसे जमानत पे व्यक्ति को छोड़ा जाता था। या जो छूट या राहत है अगर 1% भी है, चाहे 99% दंड हो और 1% अगर छूट भी है, तो वो अभियुक्त के पक्ष में जाती थी। अभियुक्त यानी जो मुलजिम है, यानी जो अपराधी होता था, उसके पक्ष में जाती थी। कानून कहता है किसी भी व्यक्ति को एक बार मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1% छूट उस व्यक्ति को मिलेगी जो नैतिक मतलब प्राकृतिक रूप से अपराधी नहीं है। उसने गलती से कोई अपराध किया है, या उसने गलती से कोई टैक्स नहीं भरा है, या उसके अपने कर्तव्य में उसने कहीं विलंबता अपनाई है या उल्लंघन किया है। ऐसे अगर जो प्राकृतिक रूप से अपराधी हैं उनको वहां पर ऐसी छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। ये उनके लिए है जो अचानक या पहली बार किसी प्रकार से कोई अपराध होता है, ठीक है। तो 1% भी अगर छूट है तो वो उसे दी जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर कर कानूनों में है, विधि बनाई गई है। यहाँ पर कर ले लिए है। कर कानूनों में सबसे पहले तो क्या है, जो कर होते हैं, जो टैक्स होते हैं, वो 99% वो भरने ही होते हैं। अगर 1% जो टैक्स में अगर किसी भी प्रकार की छूट है, ठीक है, रिलीफ आपको दी गई है, तो वो आपको मिलनी चाहिए। अगर वो किसी कारण से, जैसे 99% टैक्स देना ही देना है, 1% अगर किसी कारण से किसी प्रकार की छूट आई और वो आपको ना दी गई, तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हो, न्यायालय में दावा कर सकते हो। या जो व्यक्ति लगाने वाला है कर आप पे, वो आपको 1% की छूट देगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे दंड कानूनों का कठोर अर्थान्वयन था, उसी प्रकार से कर यानी टैक्स कानूनों का कठोर अर्थान्वयन है। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं, आपको जब एग्जाम करना होता है तो आपको 5 पॉइंटों पे ज्यादा फोकस करना होता है। ब्लैक एंड ब्लू पेन का, केसेस का, हेडिंग्स का, ठीक है, और अपनी हैंड राइटिंग का और हेडिंग का, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है, ब्लैक एंड ब्लू पेन, केसेस, डेफिनेशन, हेडिंग एंड राइटिंग। उम्मीद करता हूं पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और एक हमारा रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से व्हाट्सएप पे चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक हमारा ऐप है जिसपे आपके एग्जाम के बाद आपके लॉ से रिलेटेड क्लासेस वहां पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कर कानूनों के कठोर अर्थान्वयन से आप क्या समझते हैं? मार्गदर्शक निर्णयों की सहायता से समझाइए। यह अगर 10 नंबर में आपके पास आएगा क्वेश्चन करने के लिए, तो वहां पर सिर्फ इतना लिखा हुआ होगा, कर कानूनों के कठोर अर्थान्वयन से आप क्या समझते हैं, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है। अगर 20 नंबर में आएगा तो वहां पर प्लस ही हो जाएगा, मार्गदर्शक निर्णयों की सहायता से समझाइए। कर कानूनों का कठोर अर्थान्वयन, कर अधिरोपित करने वाले अथवा धनीय भार डालने, धनीय मतलब धन से संबंधित भार डालने वाले कानूनों का अर्थान्वयन कठोर होता है। इस सिद्धांत के पृष्ठ में तर्क यह है कि कर का अधिरोपण दंड के अधिरोपण के समान है, जिसे तभी अधिरोपित किया जा सकता है जब कानून की भाषा स्पष्ट ऐसा निर्देश दे।
और दूसरी बात यहाँ पर एक चीज और बोली है, ये आपके ऊपर तभी आरोपित किया जाएगा जब आपको विधि देती हो। देखो इसमें दो पॉइंट हैं, दो पॉइंटों को समझना। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपके ऊपर टैक्स लगा, 99% टैक्स लगा और 1% उसमें छूट है और किसी कारण से आपको नहीं मिली है वो छूट, तो आपको उससे छूट उस 1% छूट को पाने का अधिकार है। दूसरी बात, ये जो टैक्स होते हैं, दूसरी बात, टैक्स आप पर तभी लगते हैं जब वो विधि उन्हें बनाती है। अगर विधि उन्हें नहीं बनाती है तो आपसे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का टैक्स या कर नहीं वसूल कर सकता है या पैसा किसी अन्य नाम से आपसे वसूल नहीं कर सकता है। अगर विधि कहेगी तो ही आप उस टैक्स को या कर को देने के लिए हकदार हो। विधि अगर इस प्रकार की नहीं बनी है तो आप टैक्स नहीं दोगे। किसी व्यक्ति पर तब कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून की भाषा में बगैर कोई खींचतान किए हुए स्पष्टता ऐसा ना उल्लिखित हो। मतलब जब तक कानून के अंतर्गत किसी भी प्रकार से किसी भी निर्णय को देखते हुए खींचतान के बिना अगर कोई मतलब कुछ भी प्रक्रिया हो, अगर विधि के अंतर्गत नहीं है तो वो नहीं लगेगा। विधायिका का कर अधिरोपित करने का आशय उसके द्वारा प्रयोग की गई अभिव्यक्तियों के प्राकृतिक अर्थों से स्पष्ट होना चाहिए। और अगर विधायिका भी अगर आपके ऊपर कर लगाएगी, टैक्स लगाएगी, तो अभिव्यक्तियों के प्राकृतिक अर्थों से वो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए कि हाँ भाई विधायिका ने विधि के आधार पर विधि के द्वारा हम पर कर लगाया है। किसी प्रकार के अभिप्राय अथवा उपधारणा के आधार पर कर का अधिरोपण नहीं माना जा सकता। किसी धारणा, किसी सांस्कृतिक, किसी दबाव, दंड, किसी के आधार पर आपके ऊपर कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता। ठीक है, कर तभी अधिरोपित किया जाएगा जब विधि उसकी मान्यता देती होगी, विधि कहती होगी। विपक्षा के आधार पर अधिरोपण नहीं हो सकता, भाषा स्पष्ट होनी अनिवार्य है। जब तक विधि के अंतर्गत भाषा स्पष्ट नहीं होगी कि हाँ भाई हमने ही ऐसे नियम बनाए हैं, कर अधिरोपित किए जाने चाहिए और वसूल किए जाने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो टैक्स के बिना जब तक विधायिका विधि नहीं बनाएगी तो टैक्स आपसे वसूल नहीं किया जाएगा। दूसरा, 99% अगर टैक्स देना है और 1% भी, अगर कहीं 1% भी छूट का वहां पर जिक्र है तो आपको छूट दी जाएगी। यहां पर 1% छूट नहीं है, 1% छूट के लिए बातें हैं, नियम है। इस बात को समझना, ये नहीं है कि हमें 100 रुपये का टैक्स आया लेकिन हमें 1 रुपये की छूट मिल गई, ये नहीं बोल रहा मैं। इस चीज को आप समझना कि आपके ऊपर 99% टैक्स लगा है और 1% अगर किसी भी प्रकार से वहां पर छूट है, छूट चाहे किसी भी प्रकार की हो, वो कितने भी अमाउंट में हो सकती है, कितने भी परसेंट में हो सकती है, अगर चांस 1% भी है छूट के तो वो आपको मिलेगी जरूर। ठीक है, यदि व्यक्ति की जिस पर कर अधिरोपित किया जाता है विधायन की भाषा के अंतर्गत स्पष्टता वर्णित है तो कर अवश्य अधिरोपित किया जाना चाहिए। यहां पर साफ साफ बोला है, अगर विधायिका के द्वारा विधान में यानी विधि के अंतर्गत कर को वसूल करने की प्रक्रिया की गई है और उसे स्पष्ट किया गया है तो उसे देना पड़ेगा और वो जायज भी है, तो कर अथवा अधिरोपित किया जाना चाहिए। जो ऐसा करने पर न्यायिक मस्तिष्क में कष्ट की अनुभूति होती हो। आगे चलते हैं। इसे ना, यहां पर एक वो शब्द गलत हो गया है, इसे स्पष्ट कर लेना। ठीक है, यहां पर कष्ट हो गया था, ये स्पष्ट की अनुभूति हो। यदि क्राउन पर कर वसूल करना, यदि क्राउन कर वसूल करना चाहते हुए भी प्रजा को विधि को स्पष्ट भाषा के अंतर्गत नहीं ला सकता तो प्रजा स्वतंत्र है। अगर कोई क्राउन है, राजा है और वो टैक्स लगाना चाहती है, कर लगाना चाहती है, वसूल करना चाहती है, लेकिन वो विधि के द्वारा उसे स्पष्ट नहीं कर पा रही है, विधि नहीं बना पा रही है, चाहे प्रकट रूप में यह मामला विधि की आत्मा के अंतर्गत आता महसूस हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, यदि किसी कर कानून की भाषा इतनी विस्तृत है कि उसमें बहुत
बहुत अधिक संख्या में ऐसे मामले भी सम्मिलित कर लिए गए हों जिनका उसमें सम्मिलित करने का आशय कदाचित न रहा हो, तो भी न्यायालय इसमें कुछ नहीं कर सकता और उसे उनको सम्मिलित मानकर ही निर्णय देना होगा। यहाँ पर एक पॉइंट और बोला है जो थोड़ा अस्पष्ट लगता है, जो कष्टदायी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला है, जैसे कोई विधि बनाई और विधि बनाते समय जैसे कुछ पॉइंट ऐसे थे जिन पर कर नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने, सरकार ने ये सोचा कि भाई हाँ, ये कर की संज्ञा में ही आते हैं और उनसे कर वसूला जाए। ठीक है, एक इस बात को समझना थोड़ा, जो कर लगाए, जिन वस्तुओं पर लगने चाहिए थे, जिन कार्यों पर लगने चाहिए तो कर लगा दिए, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट थे, ऐसे कार्य थे जहां पर कर नहीं लगना चाहिए था, लेकिन उसका गलत अर्थ निकाला और उसके आधार पर उन चीज जगह से भी कर वसूला गया जो विधि उसे आज्ञा नहीं देती थी। लेकिन जब उच्चतम न्यायालय के पास इसको लेकर गए तो उसने कहा कि इसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता और इसके द्वारा लिया गया कर सही है। उस चीज को अब देखो, यदि किसी कर कानून की भाषा इतनी विस्तृत है, मतलब जहां पर कर लगाए गए हैं उसकी भाषा बहुत ही ज्यादा बड़ी है कि उसमें बहुत अधिक संख्या में ऐसे मामले भी सम्मिलित कर लिए हैं गए हों जिनका उसमें सम्मिलित करने का आशय कदाचित नहीं रहा हो। मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे स्थान भी, ऐसी संख्या भी उसमें एकत्रित कर ली या ऐसे पॉइंट भी इकट्ठे कर लिए जहां पर उन्हें कर नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे ऐड कर लिया। ठीक है, तो भी न्यायालय इसमें कुछ नहीं कर सकता। देखो, जब विधायिका ने विधि बनाई, ठीक है, सपोज करो उसने 100 पॉइंटों पे 100 ऐसे पॉइंट थे कि जहां से वो कर वसूल करने के हकदार थे, लेकिन उन्होंने जब विधि बनाई तो 100 की जगह उन्होंने ऐसे 200 पॉइंट बना दिए। तो इसमें 100 सही थे, 100 गलत थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उसके ऊपर विधि बना दी और उनसे कर भी वसूल किया जाने लगा। तो अब 100 के लिए जब आप उच्चतम न्यायालय के पास जाओगे याचिका लेकर, तो न्यायालय ये कहेगा कि देखो विधि बनी हुई है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम विधि के अनुसार निर्णय दे सकते हैं। ठीक है, तो भी न्यायालय इसमें कुछ नहीं कर सकता और उनको सम्मिलित मानकर ही निर्णय देना होगा। तो न्यायालय इसमें कुछ नहीं करेगा, वो कहेगा अब तो इसमें सम्मिलित है और विधि बन चुकी है। यदि किसी कर अधिनियमिति की भाषा के साथ बगैर तोड़ मरोड़ किए हुए उसके दो युक्तियुक्त अर्थ निकलते हो तो वह अर्थ उचित है जो निर्धारित के हित में हो। कर कानून एक बात और बोली गई है, जैसा कि इतनी छूट दी गई है कि विधायिका ने विधि बनाई, 100 ऐसे पॉइंट थे जहां पर कर लगाना चाहिए, लेकिन उन्होंने 100 की जगह 200 ऐसे पॉइंट इकट्ठे कर दिए जहां पर उन्होंने कर लगाया। भाई 100 तो गलत ही थे, लेकिन उन्होंने एक राहत दी, जैसे कर इन्होंने लगाया। ठीक है, 99% कर लगाना था, देना ही देना है। 1% अगर किसी प्रकार की छूट है तो वो जो कर देने वाला व्यक्ति है, जो टैक्स भरने वाला व्यक्ति है, उसे उस पर उसको छूट दी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर बोला है अगर 1% भी कहीं से भी कोई भी चीज अगर हमें दिख गई, न्यायालय ने बोला कि हाँ भाई यहां से राहत मिल सकती है, तो हम उसे पूरी पूरी राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। और ये 1% विधि है, छूट नहीं है। 99% टैक्स देना है और 1% मतलब 99% विधि ऐसी है कि टैक्स देना ही देना है। 1% भी अगर राहत के चांस हैं तो उसे छोड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे कोई उम्र कैद उसका मृत्युदंड किसी को दिया गया। ठीक है, मृत्युदंड किसी अपराधी को दिया गया और उसमें 99 शर्त ऐसी हैं, यानी कानून ऐसे हैं और बन रहे हैं कि भाई इसे दंड मिलना ही चाहिए। 99 पॉइंट ऐसे बन रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा बन रहा है, मात्र एक पॉइंट 1% ऐसा है कि भाई इसे छोड़ा जाना चाहिए या इसकी उम्र कैद कर दो। तो वो 1% को मान्यता दी जाएगी, ना कि 99% को। समझ रहे हो, इस प्रकार से है। तो यहां पर 99% कह रहे हैं कि कर देना ही देना है और 1% एक भी रूल ऐसा है कि भाई नहीं दिया जाएगा तो उसे पूर्ण रूप से छूट दी जाएगी।
कर कानून को विवक्षा के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता और उसका सादृश्य मूलक विस्तारण वर्जित है। कर कानून का निर्वचन करते समय साम्यपूर्ण बातों का ध्यान रखना उचित है। सामान्यतः कर कानूनों का कूटलक्षी परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उसकी भाषा स्पष्टता ऐसा संकेत न दे। इसमें एक केस है जो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। एग्जाम्पल नंबर 1, न्यू पीस गुड्स बाजार बना कंपनी बनाम आयकर आयुक्त मुंबई। इसमें अपीलार्थी ने कुछ राशि नगरपालिका कर तथा अचल संपत्ति कर के रूप में चुकता की थी। अचल संपत्ति होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है। उसने इस राशि को आयकर अधिनियम 1922 की धारा 914 व 9145 के अंतर्गत कटौती के रूप में वापस मांगा। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट थे कि अगर कोई व्यक्ति कर देने आ रहा है या टैक्स देने आ रहा है तो उसमें कटौती मतलब छूट किसी प्रकार की है। तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि क्योंकि ऐसी कटौतियां अधिनियम की धारा 914 के अंतर्गत प्रयुक्त भाषा में स्पष्टता एवं निसंदेह रूप में उचित है, अतः उनकी मांग करना अपीलार्थी का अधिकार है। विधायिका का आशय विधान की भाषा को में स्पष्ट है। अगर 1% भी छूट है, भाई अपीलार्थी ने यहां पर क्या बोला कि भाई मैंने कर दिया था और वो अचल संपत्ति पर दिया गया था और अधिनियम था जो कर वसूल करने वाला था 1922, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि जो 914 है उसके द्वारा उसे छूट जो दी गई है उसका प्राप्त करने का वो अधिकारी है और उसे मिलनी चाहिए। आगे चलते हैं। दूसरा केस है इसमें कलेक्टर संपदा शुल्क बनाम अल्लादी कुप्पू स्वामी। इसमें एक हिंदू सहायचिकी में पिता और उसके 3 पुत्र थे। एक पिता था, उसके 3 पुत्र थे। पिता ने कुछ संपत्ति पत्नी पर पूर्ण रूपेण व्यय कर दी, मतलब जो पत्नी थी उसके ऊपर खर्च कर दी, और कुछ अन्य संपत्तियों को संयुक्त परिवार संपत्ति घोषित की। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अस्तित्व में आने के पूर्व ही पत्नी की मृत्यु हो गई। संपदा शुल्क के सहायक कलेक्टर द्वारा मृत पत्नी की संपदा के मूल्यांकन में संयुक्त परिवार संपत्ति का 1/4 भाग की आंका गया, जिसके विधिमान्य होने का प्रश्न था। जैसे संपदा शुल्क हम देते हैं या संपदा शुल्क हमें देना पड़ता है, तो जैसे 3 पुत्र थे, ठीक है, और प्लस उसकी एक पत्नी थी। पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो ये हो गए 4 जने, ठीक है। और जो 3 पुत्र और एक पत्नी, ये हो गए 4। और इनका जो पिता या जो पति था, मतलब बच्चों का पिता, और ये पति इसने तो अपनी संपत्ति को पत्नी और बच्चों में दे दी थी और इसे संयुक्त परिवार घोषित कर दिया था और पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जब इस पे टैक्स आता है संयुक्त परिवार का, तो इनको 1/4 का इन्हें टैक्स इन पर लगाया गया, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि पत्नी की मृत्यु के साथ उसका हित साहित्य जो अधिकार है संपत्ति में विलीन हो गया। फलतः यह संपदा शुल्क में अभिमाननीय और उसका मूल्यांकन धारा 39 के अंतर्गत दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। यदि किसी अधिनियमित की भाषा स्पष्ट है तो करदाता के हित को समायोजित करने के लिए उसे तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। कर कानून के कठोर अर्थान्वयन के सिद्धांत के अंतर्गत उसे तभी लाभ प्रदान किया जा सकता है जब भाषा स्पष्ट न होने के कारण 2 युक्त अर्थ निकलते हों, परंतु प्रस्तुत दृष्टांत में ऐसा नहीं है। जैसा कि यहां पर बोला है कि किसी भी व्यक्ति को जब छूट दी जाएगी जब विधि के अंतर्गत इस प्रकार के कोई इफ या वट वाले कोई चांस हो, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई राहत हो। लेकिन इसमें किसी प्रकार का दृष्टांत नहीं था, किसी प्रकार की कोई राहत नहीं थी। और जो घर का जो पिता यानी जो पति था, इसने जो है अपनी संपदा को इनके नाम पर करा था और पत्नी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो संपदा शुल्क फिर भी आया था क्योंकि इसने इस संपदा को अधिनियम के आने से पहले दे दिया था, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक केस है लक्ष्मी अम्माल बनाम KM माधव कृष्णम। 4th है इसमें राजा जगदीश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य है।
फिफ्थ है इसमें दीवान ब्रदर्स बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैंने एक आपको केसेस दिए हैं दो। आपको चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे 20 नंबर का आए, अगर आपसे केसेस पूछे तो आप सिर्फ एक केस लिखना। ये मैं अपनी तरफ से ही आपको बता रहा हूं, न्यू पीस गुड्स बाजार कंपनी बनाम आयकर मुंबई। इस केस को लिखकर यहां पर जो मैंने अलग से जो केसेस दिए हैं, इन केसेस की हेडिंग्स को आप सिर्फ लिख देना। और इस केस की हेडिंग्स लिखना चाहो तो इसकी भी हेडिंग लिख देना, एक्सप्लेन करने का प्रयास ना करना। इतना ही आपके लिए 20 और 10 नंबर में सफिशियंट रहेगा। और अगर कहीं 5 नंबर में आ जाए तो आपको पता है, आपको टिप्पणी अपने शब्दों में 50 से 80 वर्ड में आपको अपनी टिप्पणी लिख देनी है। उम्मीद करता हूं यह छोटा सा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।